हेलो दोस्तों, टीम शिक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस सीरीज़ में आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। आइए कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन भी पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्न में से किसमें अपवर्तक सूचकांक न्यूनतम होता है? तो देखिए, अपवर्तक सूचकांक का मतलब हो गया कि ये अपवर्तनांक की बात कर रहा है। ये अपवर्तनांक की बात कर रहा है। तो आइए हम आपको सबका अपवर्तनांक बता देते हैं। एल्कोहल का होता है 1.38। अगर हम पानी के अपवर्तनांक की बात करें तो पानी का होता है 1.33। मिट्टी की बात करें तो इसका होता है 1.42 से लेके 1.73। और अगर हम आइस मतलब बर्फ़ की बात करें तो ये होता है 1.31। तो अब आपको पता चल गया कि सबसे न्यूनतम किसका होता है। आप चारों को लिख लीजिए, चारों का इंपॉर्टेंट है और सही उत्तर होगा इसका बर्फ़। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई क्या है? देखिए, चुंबकीय प्रवाह को ही हम चुंबकीय फ्लक्स भी कहते हैं और इसकी एसआई यूनिट होगी वेबर। देखिए, चुंबकीय प्रवाह को हम फाई से डिनोट करते हैं और फाई का जो फार्मूला होता है वो होता है B/A। यही इसकी डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन ये है कि एक तल है जिसका क्षेत्रफल A है और उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसके गुणनफल को हम चुंबकीय फ्लक्स का नाम देते हैं। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दे रहा हूँ। देखिए, विमीय सूत्र पूछता है। आजकल विमीय सूत्र भी पूछने लगा है जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन फार्मूला। नोट कर लीजिएगा। वो इसका होगा ML2 T पे -2 A पे -1। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जिसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। पारसेक की इकाई क्या है? देखिए, जो पारसेक होता है वो दूरी का यूनिट होता है। देखिए, इसी के साथ हम आपको प्रकाश वर्ष भी बता देते हैं। प्रकाश वर्ष मतलब होता है कि एक वर्ष में प्रकाश जितना ट्रेवल करता है, जितनी दूरी, उसी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और इसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और एक हमारा होता है खगोलीय यूनिट। ठीक है, खगोलीय मात्रक जिसको हम कहते हैं। खगोलीय मात्रक ये भी दूरी का ही मात्रक होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। और पारसेक की अगर हम बात करें तो पारसेक की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.08 इंटू 10⁻15 मीटर। एक्चुअली आजकल ये पूछ लिया जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको बताना ज़रूरी है। तो आप नोट कर लीजिएगा। और ये तीनों ही पारसेक, प्रकाश वर्ष और खगोलीय मात्रक, ये तीनों ही दूरी का मात्रक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संवेग की इकाई क्या है? देखिए, हम संवेग को P से डिनोट करते हैं। हम संवेग को P से डिनोट करते हैं। P इज इक्वल टू M इंटू V। अब देखिए, आप खुद इसकी इकाई निकाल सकते हैं। M का होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का होता है मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक लड़का क्षैतिज रेखा से विभिन्न प्रारंभिक कोणों पर समान आकृति आकार का एक पत्थर फेंकता है और वो अलग अलग एंगल पर फेंकता है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि क्षैतिज दूरी सबसे ज़्यादा किस एंगल पर होगी। तो देखिए, क्षैतिज दूरी का जो फार्मूला होता है R इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। अब देखिए, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1 और किस पर होती है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर। तो अगर इसमें हम थीटा 45 पुट करेंगे तो हमारा साइन 2 थीटा मिलके
हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा और वही इसकी मैक्सिमम दूरी हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि अलग अलग द्रव्यमान m1 और m2 के दो वस्तुओं को अलग अलग ऊंचाई x और y से गिराया जाता है तो दो वस्तुओं द्वारा इन दूरी के माध्यम से गिरने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें हमें द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें हमको दूरी के रिस्पेक्ट में टाइम का रेशियो निकालना है। इसमें हम दो इक्वेशन यूज़ करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh और एक इक्वेशन है v बराबर u प्लस gt। देखिए, इसमें जब वस्तु नीचे आ जाएगी, गिर जाएगी, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी v, वो हमारी 0 हो जाएगी। तो हमारा जो पहला इक्वेशन है उस हिसाब से हमारा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh होगा। यहाँ से हम u की वैल्यू निकाल लें तो u इज इक्वल टू रूट 2gh। इसका मतलब है कि अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि u1 रूट 2g और इसका x दिया हुआ है, और u2 की अगर हम बात करें तो u2 हो जाएगा 2gy रूट में। ये हमारा u1 और u2 की वैल्यू आ गई। अब हम इस्तेमाल करेंगे दूसरे इक्वेशन का। दूसरा इक्वेशन था हमारा v बराबर u प्लस जी टी। तो v तो इसमें 0 है, तो u की वैल्यू अगर हम निकालें, u बराबर हमारा आ जाएगा gt। मतलब u1 हमारा हो जाएगा gt1, u2 हमारा हो जाएगा gt2। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा u1 अपॉन u2 इज इक्वल टू gt1 अपॉन gt2। देखिए, g से g कैंसिल हो जाएगा और u1 अपॉन u2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2 आ जाएगा। u1 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये था हमारा रूट 2g इंटू रूट एक्स, और u2 था हमारा रूट 2g इंटू रूट वाई इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया t1 अपॉन t2। तो रूट 2g से रूट 2g कट जाएगा और जो हमारा रेशियो है वो आ जाएगा t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू रूट में आ जाएगा x1 अपॉन x2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने बता दिया इसका आंसर। देखिए, तीसरा होगा t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू रूट एक्स अपॉन रूट वाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऊंची छलांग लगाने वाला एक व्यक्ति उच्च छलांग लगाने से पहले हल्की हल्की छलांग लगाता है ताकि जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद कर सके। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो ऐसा गति प्राप्त करने के लिए कर रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो पिंडों के बीच बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है? देखिए, इसको हम नियम का गति विषयक तृतीय नियम कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जो न्यूटन का पहला नियम है उसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम। जो न्यूटन का दूसरा नियम है उसमें न्यूटन ने बल के गुणक के बारे में व्याख्या की है कि बल का गुणक क्या होता है। और जो न्यूटन का तीसरा नियम होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे विरुद्ध इक्वल और अपोजिट बल लगाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यह है हमारा अगला प्रश्न। इसमें पूछ रहा है कि गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो देखिए, ये हमारा होता है गोलाकार दर्पण, ये होता है इसका सेंटर।
इस सेंटर को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं एपर्चर। तो इसका सही उत्तर होगा एपर्चर। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ओडोमीटर ऑटोमोबाइल को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। देखिए, जो ओडोमीटर होता है वो दूरी नापता है। इसी प्रकार से हमारी गाड़ी में आपने देखा होगा स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर ये क्या मेजर करता है? ये तात्कालिक वेग बताता है। ये तात्कालिक वेग बताता है, क्योंकि पूछा जाता है कि क्या बताता है, तात्कालिक वेग बताता है, औसत वेग बताता है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो ये तात्कालिक वेग बताता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो पिंड ए और बी के वेग 2:1 के अनुपात में है। पिंड ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान का आधा है। ए और बी की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? चलिए पहले मैं इस प्रश्न को सॉल्व करता हूँ, और सॉल्व करने के बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें वेग का अनुपात दिया हुआ है। मान लीजिए पहले का वेग v1 है, दूसरे का वेग v2 है। ये दिया है 2:1, और ये लिखा है कि जो b का द्रव्यमान है वो a के द्रव्यमान का आधा है। तो अगर हम b के द्रव्यमान को अगर हम m मान लेते हैं, तो जो हमारा a का द्रव्यमान होगा वो हमारा m/2 हो जाएगा। अब हमको पता है कि जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो होती है हाफ mv²। तो अब हम इसका रेशियो ले लेते हैं। हमारा हो जाएगा गतिज ऊर्जा 1 अगर हम लिखते हैं पहले पिंड की, तो हाफ, और जो हमारा m1 है वो हमारा m/2 है, और जो हमारा द्रव्यमान था वो रेशियो दिया था, तो हम इसको 2x मान लेते हैं। इसी तरीके से हम गतिज ऊर्जा 2 का इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हाफ, इसका द्रव्यमान m था और इसका जो वेग था उसका रेशियो x था, मतलब 1 था, तो हम 1x मान लिए। अब आइए हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं K1/K2 लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, ये हमारा था 1/2 m/2 और 2x²। इसकी वैल्यू थी हाफ m और x²। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, हाफ से हाफ कट जाएगा, m से m कट जाएगा, और हमारा यहाँ पे आ जाएगा K1/K2 इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 4x²/2x²। ये कट गया, रेशियो निकालेंगे तो 2:1। तो इसका आंसर होगा 2:1। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसका उत्तर होगा पहला। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक गेंद है जिसको 15 मीटर प्रति सेकंड के वेलोसिटी से 36 से 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। तो गेंद की उड़ान का समय बताइए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हम आपको बताते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या दिया है। इसमें हमारा जो वेग है वो दिया है 15 मीटर पर सेकंड। इसमें जो हमारा थीटा दिया है वो दिया है 30 डिग्री, और जो हमारे जी की वैल्यू दिया है वो 10 दिया है। तो देखिए, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए 2, अब जो हमारा u दिया है वो दिया है 15, थीटा 30 दिया, तो यहाँ हो जाएगा साइन 30, और g की वैल्यू होती है 10। अब जो साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है? वो हो जाती है 1/2। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे
तो T इज इक्वल टू, देखिए ये आ जाएगा 2 पंजे 10। ठीक है, और ये काटेंगे तो हो जाएगा 5 तियाँ 15। तो T बराबर हमारा आ गया 3 इंटू 1/2, मतलब 1.5 सेकेंड इसका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन पे चलते। इसका सही उत्तर होगा 1.5 सेकेंड। चलिए, स्थिर वेग पर चलने वाली एक खुली कार में बैठा व्यक्ति एक गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से हवा में फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरेगी? देखिए, बिल्कुल उसके हाथ में ही गिरेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जड़त्व का नियम लगता है। जड़त्व का नियम लगता है। जड़त्व का नियम ये कहता है कि वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, और अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी। तो जब एक स्थिर वेग से गाड़ी जा रही है, तो अगर उस व्यक्ति के हाथ में वो बॉल है, तो बॉल का वेग भी गाड़ी के वेग के बराबर होगा। तो जब वह व्यक्ति उस बॉल को ऊपर उछालेगा, तो वो बॉल भी उसी वेग से आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी क्या है कि उसमें वेलोसिटी थी, अभी उस पर हम कोई फोर्स लगा नहीं रहे हैं ताकि वो रुके। तो पुनः वो हमारे हाथ में ही आएगी, उस व्यक्ति के हाथ में ही आकर गिरेगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति सिक्का उछालता है, सिक्का उसके पीछे गिरता है, तो ट्रेन किस दिशा में चल रही है? देखिए, आप ऑप्शन से ही बता सकते हैं। अगर समान गति रहता, ठीक है, तो समान गति रहती तो उसी के हाथ में आती, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। समान गति के साथ पीछे, जी नहीं, ये त्वरण के साथ आगे, त्वरण के साथ आगे जाएगी, तभी सिक्का जो है पीछे गिरेगा। देखिए, हमारा त्वरण एक्सेलरेशन होता क्या है? ये हमारा होता है वेग परिवर्तन की दर, मतलब v माइनस यू अपॉन टी। तो जब त्वरित होगी, मतलब एक्सेलरेट होगी, तो ट्रेन तेज़ी से आगे पहुंचेगी, लेकिन सिक्का जो है वो जो प्रीवियस स्पीड में चल रहा था उसी स्पीड में चलता रहेगा, तो सिक्का पीछे गिर जाएगा और हम आगे निकल जाएंगे। देखिए, इसका जो मात्रक होता है त्वरण का, मैं आपको बता दूं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोयले में संग्रहित ऊर्जा होती है। देखिए, आपको पता है कि कोयला जो होता है, कोयले के अंदर क्या होता है? कोयले के अंदर होता है कार्बन, ठीक है। और कार्बन क्या है? कार्बन एक केमिकल कंपाउंड है ना, कार्बन केमिकल कंपाउंड है। तो अगर हम रासायनिक ऊर्जा की बात करें, मतलब इसमें ऊर्जा की बात करें, तो इसमें जो है रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पर्यावरण में तापमान वृद्धि जो जीवन को परेशान करती है, उसे क्या कहा जाता है? देखिए, उसको हम ऊष्मीय प्रदूषण कहते हैं। आप आजकल देख रहे होंगे, ग्लोबल वार्मिंग का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होता है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, और भी कई गैसें इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का सेंस ये होता है कि धीरे धीरे हमारी पृथ्वी का गर्म होना। जब हमारी पृथ्वी गर्म होती है, तो हमारी पृथ्वी के आसपास का वातावरण भी गर्म होता है, जिसको हम पर्यावरण में तापमान वृद्धि कहते हैं, और इसी को हम ऊष्मीय प्रदूषण के नाम से जानते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। सौर कुकर, सौर आसवन संयंत्र और सौर ऊर्जा संयंत्र में किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? देखिए, इसमें हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आपका सोलर कुकर कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें ढक्कन लगा रहता है और यहाँ पर शीशा होता है एक विशेष एंगल पर। जब सूरज से प्रकाश आता है तो यहाँ टकराता है, और टकरा के वो एक बिंदु पर प्रकाश इकट्ठा होते जाता है, और इसमें का रखा पानी गर्म होने लगता है और हमारा भोजन पकने लगता है। इसी तरीके से सौर आसवन संयंत्र की अगर हम बात करें, तो सौर आसवन संयंत्र आपने गांव में देखा होगा कि जब खेती होती है पेपरामिंट की, या जिससे तेल निकाला जाता है, तो एक बड़ी सी भट्ठी होती है, नीचे आग जला के किसान उसमें नीचे आग जलाते हैं और भट्टी में, और उसे गर्म करते हैं, जिससे उनको परेशानी होती है। तो आजकल भारत सरकार क्या कर रही है कि ये जो टैंक है इसको सोलर एनर्जी से गर्म करेगी, जिससे कि इनको धुएं से और धुएं से और आग जलने से परेशानी नहीं होगी। तो इसका सही उत्तर होगा सौर ऊर्जा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विखंडन और संलयन क्या कहलाते हैं? पहले ये समझिए कि विखंडन और संलयन का मतलब क्या होता है। देखिए, नाम से स्पष्ट है, विखंडन का मतलब होता है, विखंडन का मतलब होता है टूटना,
और संलयन का मतलब होता है जुड़ना। तो विखंडन में क्या होता है कि एक नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूटता है, और संलयन में क्या होता है कि दो छोटे नाभिक जोड़ के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। तो दोनों ही प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, इसलिए हम इसको ऊष्मा प्रतिक्रिया कहते हैं। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन इसमें और है, संलयन से हमारा हाइड्रोजन बम बनता है, संलयन से हमारा हाइड्रोजन बम बनता है, और विखंडन से हमारा परमाणु बम बनता है। ये आप ध्यान रखिएगा, परमाणु बम बनता है। ठीक है, ऊष्मा प्रतिक्रिया। अब आगे चलते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा के अंतर स्थानांतरण के दौरान किसी भी समय कुल ऊर्जा क्या होती है। देखिए, ये ऊर्जा का सिद्धांत है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, और अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की, आइडियल कंडीशन की बात करें, तो कुल ऊर्जा जो होती है वो स्थिर होती है, न घटती है न बढ़ती है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक चलती हुई गाड़ी में ऊर्जा होती है, देखिए यांत्रिक ऊर्जा होती है। अब हम आपको बता दें यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर आपका होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। तो अब जैसे कि कोई गाड़ी चल रही है, तो उसमें उसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा होगी, और जो उसमें लोग बैठे हैं उसकी उन लोगों की स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा होगी, और जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो जो टोटल एनर्जी होती है वो हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो इसका सही उत्तर होगा यांत्रिक ऊर्जा। तो दोस्तों, ये था आज का प्रश्न, और मुझे लगता है कि मैंने आज जो है कल से काफ़ी अच्छे प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।